हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखें लास्ट क्लास में हमने अपने पास सोर्सेस ऑफ इनकम, इनकम टैक्सेस, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। हमने कहा था कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के छह तरह के सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन सी में एक 15 मार्क CRQ आता है। और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के जो छह तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम है, मैं क्विकली उनके नाम लेता हूँ: प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ट्रेडिंग इनकम, पेंशन इनकम। हमने कहा था ये छह तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम बेसिकली ये अलग अलग सेपरेट एरियाज हैं, सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो आज इनमें से जो हम कंटिन्यू करेंगे, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इनकम। मैं आपको शुरू से थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। हमने यहाँ पे बात की थी कि एम्प्लॉयमेंट इनकम बेसिकली उस इनकम को कहा जाता है जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं और वहां से आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ चीजें मिल रही होती हैं। वो चीजें क्या होती हैं? वो आपकी कैश अर्निंग्स होती हैं, वो आपकी नॉन कैश अर्निंग्स होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन के लिए व्हाट वी कंसीडर द कैश अर्निंग्स, वी कंसीडर द नॉन कैश अर्निंग एंड कुछ डिडक्शंस होती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अगर फर्दर कैटेगराइज हम करें इसको, तो हमारी कैश अर्निंग्स में सैलरी, कमीशन, बोनस आता है और हमारी नॉन कैश अर्निंग्स में बेनिफिट्स आते हैं। और बेनिफिट्स भी दो तरह के होते हैं। कुछ बेनिफिट्स आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं और कुछ बेनिफिट्स आपके एग्जम्प्ट बेनिफिट्स होते हैं। तो हमने कहा कि सैलरी, बोनस, कमीशन एम्प्लॉयमेंट इनकम की कैलकुलेशन में ऐड होता है। टैक्सेबल बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन में ऐड होते हैं। एग्जाम बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट इनकम में इनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपको मिल भी रहे हैं लेकिन इन बेनिफिट्स के मिलने की वजह से आपको कोई टैक्स पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन दीज आर दी एग्जाम बेनिफिट्स। और कुछ अमाउंट्स हमें HMRC ने खुद कहा कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम की कैलकुलेशन से माइनस कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को एडलेस करके वी गेट द एम्प्लॉयमेंट इनकम। और इसी एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम सोर्सेज ऑफ इनकम में बाकी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ रिपोर्ट करते हैं, इस एम्प्लॉयमेंट इनकम को। और फिर ये तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम में रहते हुए हम पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर यहां तक लास्ट क्लास में बात करने के बाद हमने बात की थी बेनिफिट्स की, जो कि नॉन कैश अर्निंग्स है। नॉन कैश अर्निंग्स की दो कैटेगरीज हैं, एक टैक्सेबल बेनिफिट्स और दूसरा एग्जाम बेनिफिट्स। टैक्सेबल बेनिफिट्स का मैंने आपको बताया था कि वो बेनिफिट्स जिनके मिलने की वजह से एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा वो टैक्सेबल बेनिफिट्स है। आई रिपीट, टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जिनके मिलने की वजह से एम्प्लॉय को, पर्सन को टैक्स पे करना पड़े। तो सच बेनिफिट्स आर टैक्सेबल बेनिफिट्स। एग्जाम्पल्स आपकी बहुत सारी आपके सामने लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कार, फ्यूल, अकोमोडेशन, एक्सपेंसिव अकोमोडेशन, डिफरेंट तरह के एसेट्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो इन तमाम तरह के बेनिफिट्स के मिलने की वजह से एक एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन दीज आर द टैक्सेबल बेनिफिट्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम बेनिफिट्स, तो एग्जाम बेनिफिट्स ये भी बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिल रहे होते हैं, लेकिन इनके मिलने की वजह से कोई टैक्स पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ये एग्जाम है टैक्सेशन से। सो हमने फिर यहां पे रहते हुए कहा था कि ये जितनी भी तरह के टैक्सेबल बेनिफिट्स हैं, इन टैक्सेबल बेनिफिट्स को हम कौन सी अमाउंट यहां पे एडअप करें। हमने यहां पे लिखा हुआ है कि टैक्सेबल बेनिफिट्स आर एडेड टू एम्प्लॉयमेंट इनकम, लेकिन इन टैक्सेबल बेनिफिट्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें और जिसको हम इंप्लॉयमेंट इनकम में एडअप करवाएंगे। तो बेसिकली यहां पे हमने एक रूल लिखा हुआ है कि टैक्सेबल बेनिफिट्स की मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, टैक्सेबल बेनिफिट्स को उनकी मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ डिफरेंट कैलकुलेशन मेथोडोलॉजीज फॉलो करते हैं। और इन डिफरेंट कैलकुलेशन मेथोडोलॉजीज को फॉलो करते हुए हम किसी भी टैक्सेबल बेनिफिट की मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करके उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम का पार्ट बना देते हैं। फिर इसी की मुनासबत से हमने टैक्सेबल बेनिफिट्स की डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट की थी। और यहां पे हमने सीखा था कि सबसे पहले कार बेनिफिट कैसे कैलकुलेट हो। कार बेनिफिट की वर्किंग कैलकुलेशन एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, लेकिन मैं क्विक रिकैप देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कार बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है: कॉस्ट ऑफ कार, जिसको मल्टीप्लाई करवाते हैं CO2 एमिशन परसेंटेज से, और मल्टीप्लाई करवाते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स, के एक महीने, एक पूरे साल में कितने मंथ्स वो कार एम्प्लॉय ने यूज की। फिर इसमें से हम एक चीज माइनस करते हैं कि एम्प्लॉय ने ये गाड़ी यूज करने के बदले में अगर कुछ एम्प्लॉयर को पैसा रिम्बर्स किया है, तो वो रिम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉय अगेंस्ट द यूज ऑफ कार ये डिडक्ट होकर नेट कार बेनिफिट आता है। और यही नेट कार बेनिफिट टैक्सेबल बेनिफिट्स में एक बेनिफिट आ जाएगा यहाँ पे, कार बेनिफिट। इस तरीके से दूसरा बेनिफिट कैलकुलेट होगा, तीसरा कैलकुलेट होगा, तो सबकी वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट होकर एम्प्लॉयमेंट इनकम का पार्ट बनती जाएंगी। अगर जो बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, कोई गम नहीं है, आप अपनी ये जो हमने कार बेनिफिट की बात की थी, ये पूरे का पूरा
आप अपने पास जाके प्रीवियस लेक्चर देखेंगे जो हमारा लास्ट थर्सडे हुआ था, तो आपको ये पूरी कार बेनिफिट की कहानी समझ में आ जाएगी। फिर इस कार बेनिफिट के डिफरेंट एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कार इस तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर यहाँ पे आपको CO2 इमिशन नजर आ रहा है तो इसको नेक्स्ट स्लाइड से रेफर किया हुआ है, तो CO2 इमिशन परसेंटेज की यहाँ पे बात की हुई है। और नंबर ऑफ मंथ्स, तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि एक एम्प्लॉय ने पूरे साल में कितने मंथ्स वो गाड़ी यूज की, उस उतने मंथ्स के हिसाब से कार बेनिफिट कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक हमारी सारी डिस्कशन हो गई थी, और ये सारा कार बेनिफिट डिस्कस करने के बाद वी ऑल्सो अटेम्प्टेड एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में हमने रहते हुए 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज के लिए, अमेंडा, बेटी, चार्लेस, डियाना, इन 4 लोगों के लिए, 4 एम्प्लॉयज के लिए हमने कार बेनिफिट कैलकुलेट किया था। देन अगेन कह रहा हूं, अगर आपने लास्ट क्लास मिस आउट की है तो आप इसको प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग से फॉलो करके आप जान सकते हैं कि हमारे पूरा ओवरऑल प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। चले अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और हम आज अपना जो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट इनकम में टैक्सेबल बेनिफिट्स में रहते हुए हम जो नेक्स्ट बेनिफिट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्यूल बेनिफिट। आई रिपीट, एम्प्लॉयमेंट इनकम में हमने टैक्सेबल बेनिफिट्स की बात की थी, और टैक्सेबल बेनिफिट्स में रहते हुए जो टैक्सेबल बेनिफिट वो बेनिफिट होते हैं जिनके मिलने की वजह से एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जिनके मिलने की वजह से एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक तरीकों से कैलकुलेट होकर एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड की जाती है। अब यहां पे हमारे पास कार बेनिफिट के बाद नाउ वी आर हैविंग अनदर बेनिफिट नेम्ड एज फ्यूल बेनिफिट। अब आप जरा इसको एक नजर, कुछ चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है आप एक नजर इनको पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, और एक्सप्लेन करने के फौरन बाद हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस इस एग्जाम्पल पे सीखेंगे। जल्दी से जरा इसको देखना शुरू करें क्या लिखा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए गाड़ी दी, तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए गाड़ी दे तो कार बेनिफिट कैलकुलेट होगा। अब उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भी दे रहा है, फ्यूल भी दे रहा है, तो वो फ्यूल कितने का है, कितना खर्चा किया, कितने का फ्यूल डलवाया पूरे साल में, वो वैल्यू हमारे काम की नहीं है। हमारे लिए फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो यूके टैक्स अथॉरिटी, जिसका नाम HMRC है, उसने हमें बताया कि फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है कि फ्यूल बेनिफिट इज कैलकुलेटेड व्हेन एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स फ्यूल टू एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट यूज। ये आखिरी वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है दो। कह रहे फ्यूल बेनिफिट उस वक्त कैलकुलेट होगा जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्यूल दिया होगा प्राइवेट यूज के लिए भी। एक होता है ऑफिशियल यूज, एक होता है प्राइवेट यूज। ऑफिशियल यूज का मतलब, फॉर एग्जांपल, मैं आपका एम्प्लॉय हूं, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आपने मुझे गाड़ी भी दे दी और फ्यूल भी दे दिया, और बोला कि जिया आपको ये फ्यूल सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब गाड़ी आप अपने बिजनेस के कामों में, जॉब से रिलेटेड हमारे बिजनेस के कामों में यूज करोगे। तो भाई, अगर मैं आपका दिया हुआ फ्यूल आपके कामों में यूज करूंगा, आपके ऑफिस के कामों में यूज करूंगा, तो उसमें मेरी जात को कितना फायदा है? मैं उस फ्यूल का कोई प्राइवेट यूज थोड़ी कर रहा हूं। तो जब मुझे फ्यूल प्राइवेट यूज के लिए मिला ही नहीं, तो इन दैट केस नो फ्यूल बेनिफिट। फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट होने की शर्त क्या है कि वो फ्यूल आपको किस पर्पजेस के लिए मिला हो, प्राइवेट यूज के लिए भी मिला, तो तब आप फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करोगे, बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग दैट फ्यूल फॉर प्राइवेट पर्पसेस एंड दैट फ्यूल इज गिवन बाय योर एम्प्लॉयर। नाउ अ टैक्सेबल बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड एंड इट विल बी एडेड टू योर एम्प्लॉयमेंट इनकम। फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए एक स्केल चार्ज की अमाउंट है, दैट इज 27,800, दैट इज नोशनल एंड फिक्स। टैक्सेशन में बहुत सारी चीजें आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में गिवन होती हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये 4-5 पेज की इंफॉर्मेशन, टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम आप ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कार बेनिफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कार बेनिफिट, इसी तरीके से कार फ्यूल बेनिफिट के लिए भी जो अमाउंट मैंने आपको दी वो मेरी बताई गई नहीं है, बल्कि वो HMRC की बताई गई है कि जब कभी भी हमें फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करना होगा, सो दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ फिक्स एंड नोशनल अमाउंट, एंड दैट इज 27,800। अब आप दोबारा यहां पे आ जाओ। फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए हम एक फ्यूल स्केल चार्ज देखेंगे, अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है 27,800। ये अगर आप भूल भी जाएं तो ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम यू कैन ओपन अप फ्रॉम द टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस, वहां पे भी अमाउंट अवेलेबल है जो अभी मैंने आपको शो की थी। इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे CO2 एमिशन परसेंटेज से। अब ये CO2 एमिशन परसेंटेज क्या चीज है?
तो देखो भाई, एक यही CO2 एमिशन परसेंटेज आपका कहीं ना कहीं यूज हो रहा था कार बेनिफिट की कैलकुलेशन में। आप कॉस्ट ऑफ कार को CO2 एमिशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते थे। तो जो CO2 एमिशन परसेंटेज कार बेनिफिट में निकालना सीखा था, जितना आया वही आपने फ्यूल बेनिफिट के लिए भी यूज करना। मैं आपको दोबारा यहाँ पे ये नहीं सिखाऊंगा कि CO2 एमिशन किस तरीके से कैलकुलेट किया। ये पूरी हमने आधे एक घंटे की डिस्कशन लास्ट क्लास में की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि हाउ वी कैन कंप्यूट CO2 एमिशन, जिसमें डिफरेंट तरह की कार्स कैटेगरीज होती है। इलेक्ट्रिक कार्स भी होती हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स भी होती हैं, और ऐसी कार्स जो पेट्रोल या डीजल पे चलती हैं। तो ये तमाम की बेस पे एक परसेंटेज डिसाइड होता है। जो परसेंटेज कार बेनिफिट की कैलकुलेशन में यूज होगा, वही एग्जैक्ट परसेंटेज यहां पे फ्यूल बेनिफिट की कैलकुलेशन में भी यूज होगा। फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है आपने नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स क्या चीज है कि एक पूरे फिस्कल ईयर में, हम जो फिस्कल ईयर की बात करें दैट इज 24-25। हमारा फिस्कल ईयर 6 अप्रैल 24 को स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 25 को खत्म होता है। हम टैक्स में रहते हुए जितने भी फिस्कल ईयर 24-25 की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम कंप्यूटेशन 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25 टाइम पीरियड के लिए है। हमारे एग्जाम में ये, जो बच्चे जून 25 में पेपर दे चुके, जो बच्चे सितंबर 25 में पेपर दे चुके, जो दिसंबर 25 में एग्जाम देंगे या मार्च 26 में एग्जाम देंगे, उन तमाम स्टूडेंट के लिए फिजिकल ईयर 24-25 रेलिवेंट है। ये फिजिकल ईयर रेलिवेंट है, तो इसके लिए स्टार्ट और एंड डेट 6 अप्रैल 24 एंड एंड डेट है 5 अप्रैल 25। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय को पूरा साल ही फ्यूल मिलता रहा, तो हम इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे 12/12। एक एम्प्लॉय को पूरे साल में से 10 महीने फ्यूल यूज करने को मिला, तो हम ले लेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन 10/12। एक एम्प्लॉय को फ्यूल यूज करने के लिए मिला 3 मंथ्स इन अ फिजिकल ईयर, यानी कि इन 12 मंथ्स में सिर्फ 3 मंथ्स के लिए फ्यूल बेनिफिट मिला, तो इस फ्रैक्शन को हम ले लेंगे 3/12। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स अपोर्शन करेंगे। अब आप जरा दोबारा से देखें, फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए हमें एक स्केल चार्ज अमाउंट चाहिए। स्केल चार्ज अमाउंट के साथ साथ हमें CO2 एमिशन परसेंटेज चाहिए, और नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए। नंबर ऑफ मंथ्स हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। स्केल चार्ज की अमाउंट टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में दी गई होती है, और CO2 एमिशन परसेंटेज जो कार बेनिफिट के लिए होगा वही यहाँ पे यूज होगा। इन तमाम को मल्टीप्लाई करवाने के बाद वी विल गेट दिस अमाउंट। इसमें से आपने एक अमाउंट माइनस कर रही है, तो नेट फ्यूल बेनिफिट आ जाएगा। ये अमाउंट जो लेस कर रही है, ये क्या चीज है? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन की बजाय यहाँ पे अगर मैं लिख दूं रीइंबर्समेंट, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट फॉर प्राइवेट यूज ऑफ द फ्यूल, इफ फुल कॉस्ट इज रीइंबर्स्ड इन फुल, तब आप ये अमाउंट माइनस करोगे। ये होता क्या है? एम्प्लॉय, देखो, अगर एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉय को फ्यूल दे रहा है, लेकिन साथ में बोला कि भाई तुम मुझे पैसे वापस करोगे, जितने का मैं तुम्हें खर्चा कर रहा हूँ फ्यूल का तुम मुझे वापस करोगे, तो ये अमाउंट तो कैलकुलेट होनी है, लेकिन उसमें से रिम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉय माइनस हो जाएगी। कौन ये पैसे वापस कर रहा है? एम्प्लॉय। किसको वापस कर रहा है? एम्प्लॉयर को। सो एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द फ्यूल, और अगर ब्रैकेट में लिखा है इफ एक्चुअल कॉस्ट इज रिम्बर्स्ड इन फुल, तब आप ये अमाउंट माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयर ने एक्चुअल कॉस्ट इनकर की 15,000, AC मीन्स एक्चुअल कॉस्ट, और आपने रिम्बर्समेंट कर दी 6,000। तो क्या ये 6,000 यहां से माइनस हो सकते हैं? हमने कहा नहीं। अगर 15,000 की एक्चुअल कॉस्ट है, अगर 15,000 ही रिम्बर्स करोगे तो यहां से माइनस हो सकता है। अगर इससे कम अमाउंट माइनस करोगे तो ये अमाउंट डिडक्शन नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। हमने अभी एक फौरन से एग्जाम्पल पे ये चीज अप्लाई करनी है। मैं इस एग्जाम्पल पे CO2 हमें फॉर्मूला ये है कि हमें स्केल चार्ज की अमाउंट चाहिए, तो भले पर्सन A हो, B हो, C हो या D हो, तमाम की कैलकुलेशन फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए, कंटिन्यूइंग विद द डेटा गिवन अबव, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फ्यूल बेनिफिट फॉर दीज 4 employees, एंड फॉर ऑल द employees फ्यूल बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ स्केल चार्ज अमाउंट, एंड स्केल चार्ज अमाउंट इज 27,800। तो मैंने आंखें बंद करके 4 employees की फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए 27,800 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई बाय करवाना है। वी आर डन विद दिस स्टेप। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है CO2 एमिशन परसेंटेज से। अब ये CO2 एमिशन परसेंटेज A, B, C एंड D के लिए हमने जब कार बेनिफिट कैलकुलेट किया था ना, हमने वहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ए का जो फ्यूल CO2 एमिशन परसेंटेज है वो 5% है, दूसरे का 24% है, थर्ड का 29% है, और नेक्स्ट का 37% है। 5, 24, 29, 37, 5%, 24%,
29% एंड 37%, और इसके साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं रिस्ट्रिक्टेड। ये परसेंटेजेस मैंने कार बेनिफिट के, जहां हम ऑलरेडी ए बी सी डी को सॉल्व कर चुके थे, यही इंप्लॉयज थे जिनको पहले गाड़ी मिली थी, अब उनको फ्यूल भी मिला, तो हम उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन 27,800 में टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस से मिला। CO2 एमिशन परसेंटेजेस हमने इनके प्रीवियस क्वेश्चन से देखे। अब आगे बढ़ते हैं डेटा और देखते हैं कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए मिला। Amanda was provided with fuel for private use between 6 April 24 to 5th April 25। 6 April 24 to 5th April 25 का मतलब पूरे 12 मंथ्स के लिए, तो 12/12। तो यहां पे अमाउंट आ गई 1390। ये 1390 बेसिकली ये कंप्यूट हुआ। अब इसमें से एम्प्लॉय ने कितने पैसे वापस किए, कितने नहीं दिए, ये हमें नहीं दिया हुआ, तो यही अमाउंट हमारे लिए नेट फ्यूल बेनिफिट कंसिडर हो जाएगी। सो 1390 यहां भी आ जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी रीइंबर्समेंट 1390 यहां भी आ जाएगा। होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। सेकंड एम्प्लॉय के लिए पढ़ते हैं, बी वॉज प्रोवाइडेड विद फ्यूल फॉर प्राइवेट यूज इन बिटवीन 6 अप्रैल टू 31 दिसंबर 24। 6 अप्रैल 24, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 + 4 9 मंथ्स के लिए इसको फ्यूल मिला। तो 27,800 इंटू 24% इंटू 9/12, सो दैट इज कैलकुलेटेड एज 5004। थर्ड एम्प्लॉय के लिए पढ़े, सी वॉज प्रोवाइडेड विद फ्यूल फॉर प्राइवेट यूज इन बिटवीन 6 अगस्त टू 5 अप्रैल। अब 6 अगस्त, पूरा अगस्त काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 25, फेब 25, मार्च 25, अप्रैल के 5 दिन काउंट नहीं करने। तो 5 और 3 8 महीने, तो थर्ड इंप्लॉय का फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट होगा फॉर 8 मंथ्स टाइम पीरियड, और अमाउंट आएगी 5374। अब देखो तीन हमने सॉल्व कर लिए, और तीन में सिर्फ इसी अमाउंट पे हम रुक गए, क्योंकि इसमें कोई रिइंबर्समेंट दी नहीं गई थी। अगर रीइंबर्समेंट दी जाती तो मैं ये माइनस करके नेट फ्यूल बेनिफिट तक आता, लेकिन हमने तीन इंप्लॉयज को सॉल्व किया, लेकिन रीइंबर्समेंट अभी तक कहीं नहीं नजर आई। आप जरा फोर्थ वन को सॉल्व कर ले और उसको फिर देखिए कि क्या आंसर होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फोर्थ के बारे में पढ़ते हैं, डी वॉज प्रोवाइडेड विद फ्यूल फॉर प्राइवेट यूज इन बिटवीन 6 अप्रैल 24 टू 5 अप्रैल 25। 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25, यानी कि मस्त तो 12 मंथ्स ही हैं। 27,800 into 37% into 12/12, that's giving us 10286। अब इसमें से अगर हम आगे देखें, शी पेड का मतलब एम्प्लॉय पेड, एम्प्लॉय रीइंबर्स। शी पेड का मतलब एम्प्लॉय रीइंबर्स। फैशनेबल पीएलसी इज द नेम ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने फैशनेबल पीएलसी को वापस किए 600 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट फ्यूल, ऑल्दो जबकि द एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट वाज 1000। अब मैं यहां पे अगर लिखूं लेस एम्प्लॉय, डबल ही लिख रहा हूं एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय रिइंबर्समेंट अगेंस्ट प्राइवेट फ्यूल। अब जरा समझना, एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट एम्प्लॉयर ने 1000 रुपए की थी, लेकिन एम्प्लॉयर ने सिर्फ 600 वापस किए, तो हमने कहा नॉट अलाउड। उसकी वजह ये, क्योंकि हम पढ़ के आए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि अगर 10286, अगर एम्प्लॉयर ने 1000 का खर्चा किया था, एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट 1000 थी, और इसने 600 की बजाय पूरे 1000 वापस किए होते, तब तो मैं उस 1000 को माइनस कर सकता था, और 1000 माइनस करके जो भी 9286 आता वो अलाउड होता। फुल रीइंबर्समेंट जहां पे होगी वो अलाउड होगी, पार्शियल रीइंबर्समेंट नॉट अलाउड। एनए मींस नॉट अलाउड। अगर 1000 का एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट था, 1000 ही वापस किया होता, तब उस 1000 को तो हम माइनस करते, लेकिन अगर कोई भी एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट है उससे कम पैसा वापस कर दिया, तो उस कम अमाउंट को हम यहां से माइनस नहीं कर सकते। तो हमने कहा वाई इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज इट्स पार्शियल रीइंबर्समेंट। इट्स पार्शियल रीइंबर्समेंट, देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पार्शियल रीइंबर्समेंट है तो ये नॉट अलाउड है। तो नेट फ्यूल बेनिफिट इज कैलकुलेटेड एज 10286। आप लोगों ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। 10286 इज अ नेट फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेटेड फॉर डियाना फॉर द फिस्कल ईयर 24-25। सो देखिए टैक्सेबल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जो बात की, वी आर डन विद डिस्कसिंग कार बेनिफिट, फ्यूल बेनिफिट। अब इस तरीके से जो जो हम पढ़ते चले जाएंगे, हम अपनी लिस्ट को मेंटेन करते रहेंगे, यहाँ पे हम टिक बॉक्स करते रहेंगे कि क्या क्या हम काम कर चुके हैं। अगर इसी तरीके से मैं नेक्स्ट बढ़ूं, तो नेक्स्ट मेरे पास एक नोट दिया हुआ है। उस नोट में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इस नोट में हमारे पास लिखा हुआ है नोट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ट्रैकर, रोड टैक्स, कार पार्किंग, ये तमाम तरह के खर्चे गाड़ी से रिलेटेड है।
आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी दे दी, कार बेनिफिट कैलकुलेट होगा जो कि एक टैक्सेबल बेनिफिट है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको फ्यूल भी दे दिया गाड़ी चलाने के लिए, फ्यूल बेनिफिट भी एक टैक्सेबल बेनिफिट है, इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट होकर एम्प्लॉयमेंट इनकम का पार्ट बनेगी। आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी से रिलेटेड ये तमाम काम भी करवा के देने का वादा किया कि आपकी गाड़ी की रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, इंश्योरेंस भरनी हो, रोड टैक्स हो, ट्रैकर सर्विसेज के पैसे हो, कार पार्किंग हो, ये तमाम सर्विसेज भी, ये तमाम फैसिलिटीज भी आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। आपकी गाड़ी से रिलेटेड ये तमाम तरह के खर्चे भी आपका एम्प्लॉयर कर रहा है। सो ये तमाम के तमाम नाम होंगे एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार। और एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार इफ ऑल दीज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, जहां कहीं भी एम्प्लॉयर आएगा तो मैं ई आर लिखा करूंगा, एम्प्लॉय के लिए डबल ई, एम्प्लॉयर के लिए ई आर। अगर ये तमाम तरह के काम भी आपका एम्प्लॉयर आपकी गाड़ी से रिलेटेड आपको करवा के दे रहा है, तो इनके बारे में याद रखना कि ये एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार कहलाएंगे। और एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार की टैक्स ट्रीटमेंट ये है कि दीज आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अगर आप एग्जाम बेनिफिट्स की हेडिंग में आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा था एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार। अब हमें ये मालूम चल गया कि एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार ये भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो हमें एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहे होते हैं, लेकिन इनके मिलने की वजह से हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि ये तमाम तरह के एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार है, और अगर ये आपका एम्प्लॉयर आपको दे भी रहा है तो इस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। इन तमाम एंसिलरी बेनिफिट्स में एक एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर भी रख के दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, शॉफर या ड्राइवर। ये भी कहने को तो एंसिलरी बेनिफिट है, लेकिन ये वाला एंसिलरी बेनिफिट कि आपको जो ड्राइवर रख के दिया हुआ है उस ड्राइवर की तनख्वाह आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, ये वाला कहने को तो एंसिलरी बेनिफिट है, लेकिन ये एंसिलरी बेनिफिट एक टैक्सेबल बेनिफिट। बाकी तमाम तरह के एंसिलरी बेनिफिट एग्जम्प्ट हैं, सिवाय एक एंसिलरी बेनिफिट के जिसका नाम है ड्राइवर का प्रोवाइड करना। आपके एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर रख के दिया हुआ है, उसकी सैलरी आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आपके लिए एम्प्लॉय के लिए ये एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल बेनिफिट। ओनली द प्रोविजन ऑफ शॉफर और ड्राइवर इट्स टैक्सेबल। और कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी? एट द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। वैसे तो टैक्सेबल बेनिफिट को कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, जैसे हमने कार बेनिफिट सीखा, जैसे हमने फ्यूल बेनिफिट सीखा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्राइवर का प्रोवाइड करना भी एक टैक्सेबल बेनिफिट है। एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट इनकम में अमाउंट ऐड होगी, लेकिन इस अमाउंट को कैलकुलेट करने का कोई तरीकेकार नहीं है, बल्कि जितना आपके एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, यानी कि उस ड्राइवर को जितनी तनख्वाह दी गई, जो जितनी तनख्वाह आपका एम्प्लॉयर इस ड्राइवर को दे रहा है, वो अमाउंट उठ के प्योरली आपकी, वो अमाउंट सिंपली उठ के प्योरली आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये चीज समझ लिया। इस पूरे बॉक्स में हमारी डिस्कशन रही थी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम बेनिफिट। और इन एग्जाम बेनिफिट में मेजरली हमने बात की कि एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार आर एग्जाम्ड। एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार में बहुत तरह के एंसिलरी बेनिफिट्स आते हैं, लेकिन इसमें हर तरह के एंसिलरी बेनिफिट आपका एग्जाम्प्ट नहीं है। तमाम तरह के एंसिलरी बेनिफिट्स एग्जाम्प्ट है सिवाय एक के। वो जो एक एंसिलरी बेनिफिट एग्जाम्प्ट नहीं है वो बेसिकली आपका है ड्राइवर या शॉफर का प्रोवाइड करना। ये अमाउंट टैक्सेबल है, और कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी? जितना आपके एम्प्लॉयर ने खर्चा किया होगा। अगर आपको ये तमाम बातें समझ में आती हैं तो जरा एक टाइम लो, और ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जरा इनकम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करें, जरा 2-4 मिनट का टाइम लें और इसको सॉल्व करें अपने तौर पे, फिर मैं करवाता हूँ। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी तक जाना है, और इनकम टैक्स लायबिलिटी तक जाते जाते तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम को एडअप करके टोटल किया जाता है। फिर टोटल में से पर्सनल लॉस माइनस किया जाता है, पर्सनल लॉस माइनस करके टैक्सेबल इनकम आती है, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लगता है, फिर टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है। अब चूंकि क्वेश्चन में डाटा ही एक एक सोर्स ऑफ इनकम का दिया हुआ है, तो लेट्स कैलकुलेट एम्प्लॉयमेंट इनकम, और जो एम्प्लॉयमेंट इनकम का सम होगा वही हमारे लिए टोटल बन जाएगी, और टोटल में से फिर पर्सनल लॉस माइनस करेंगे, टैक्सेबल तक जाएंगे, फिर इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी। एम्प्लॉयमेंट इनकम के डाटा में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, वन बाय वन पढ़ते हैं। फैसल नेम ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्स एनुअल सैलरी ऑफ 36,000। एनुअल सैलरी दी गई है, पूरे साल की सैलरी दी गई है। एट टाइम्स ये सैलरी आपको मंथली बेसिस पे दी गई होती है, लेकिन अगर एनुअल दी है तो बहुत अच्छी बात है। थ्रू आउट, अगेन थ्रू आउट का मतलब फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स ऑफ द फिजिकल ईयर ही वॉज प्रोवाइडेड विद द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कंपनी कार। हाइब्रिड कार्स वो होती हैं जिनका सीओ डोमेशन 1 से 50 के इन बिटवीन होता है, और इनके लिए इनकी इलेक्ट्रिक रेंज भी देखी जाती है, ईआर। एक तो इनका सीओ डोमेशन 1 से 50 ग्राम पर किलोमीटर के इन बिटवीन होता है, और दूसरा इसके लिए इलेक्ट्रिक रेंज भी देखी जाती है। इसका सीओ डोमेशन 47 ग्राम है, तो हमने कहा यस 1 से 50 के दरमियान है।
और इलेक्ट्रिक रेंज इसकी बताई हुई 140 माइल्स। ये बीच में कुछ चीजें रहती हैं, ये मैं पढ़ूंगा। ये कार की कॉस्ट के बारे में है, लेकिन सबसे पहले हमने इसका डिसाइड करना है सीओ एमिशन परसेंटेज। तो ऐसी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार जिसका सीओ एमिशन 1 से 50 के बिटवीन हो, उसकी इलेक्ट्रिक रेंज आपको बताई गई है 140 माइल्स, यानी कि 130 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इस तरह की कार के लिए जो रेलिवेंट परसेंटेज होगा वो 2% होगा। ये चीज डिसाइड करने के बाद हमने इस 2% को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा कि यार 2% यूज होना है। फिर इस कार की लिस्ट प्राइस दी गई है 18,000। कॉस्ट ऑफ कार कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजें एडअप की जाती हैं, एडलेस की जाती हैं। एक तो अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस। अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होता है, और एम्प्लॉय ने अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया वो माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे कोई चीजें डाटा दिया नहीं हुआ, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी डाटा वी कैन सिंपली यूज दिस 18,000 एज द कॉस्ट ऑफ कार। तो 18,000 को हमने सीओ ऑटोमेशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और लिखा है थ्रू आउट का मतलब फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स ऑफ द फिजिकल ईयर। तो 2% इंटू 18,000 इंटू 12/12। सो हमारे पास यहाँ पे कार बेनिफिट कैलकुलेट हो जाएगा। एंड कार बेनिफिट यहाँ पे कितना कैलकुलेट हो रहा है, कैन यू प्लीज क्विकली टेल? जी बता देंगे कितनी अमाउंट आ रही है? देखिए ये कैलकुलेशन सिंपली यहां से मैंने उठाई। कार बेनिफिट का फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ कार ली जाती है, सी ऑटोमेशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जाता है और नंबर ऑफ मंथ्स अपोर्शन किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कार 18,000 है, सी ऑटोमेशन परसेंटेज 2% है। और फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका जो दिया गया है वो थ्रू आउट का मतलब कंप्लीट 12 मंथ्स ऑफ द फिजिकल ईयर है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया। तो ये आ रहा है मेरे पास 18,000 इंटू 2%। अब बताएं, ये बात क्लियर है? जल्दी से जरा देख ले, वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म की। मैंने यहाँ पे लिया 18,000 इंटू 2%। जी 360 आ गया। अब इस 360 में से आगे बढ़ते हैं। फैसल रीइंबर्स्ड 120 टू हिज एम्प्लॉयर फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द कार। अब मैं आपको फॉर्मूला का सेकेंड हाफ दिखाता हूँ। फॉर्मूला के सेकेंड हाफ में हमने ये सीखा था, फॉर्मूला के सेकेंड हाफ में हमने ये सीखा है कि यहां पे रहते हुए अब आपने ये वाला पोर्शन तो कैलकुलेट कर लिया, ये अमाउंट आ गई। इसमें से आपने माइनस करना है कि गाड़ी यूज करने के बदले में एम्प्लॉयर अगर कोई पैसा एम्प्लॉयर को वापस करा तो यहां से माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय रिइंबर्समेंट अगेंस्ट द प्राइवेट यूज ऑफ द कार। तो यही चीज आपके क्वेश्चन में दी गई है। कार यूज करने के बदले में एम्प्लॉयर को जो पैसा वापस कर रहा है वो अमाउंट आपके पास दी गई है। फैसल रिम्बर्स 120 टू हिज एम्प्लॉयर फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द कार। तो 360 में से 120 माइनस करेंगे तो ये 240 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो 240 आपका नेट कार बेनिफिट कैलकुलेट हो गया। इज दैट क्लियर? जल्दी से बता दें, क्या ये क्लियर है? सही है। बस 1 मिनट दीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे, हमें आगे कह रहा है कार बेनिफिट के बाद he is also provided fuel by employer for both the official and personal use। फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट ही उस वक्त होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जाती यूज के लिए भी फ्यूल दे।
कितना ऑफिशियल यूज हो रहा है कितना प्राइवेट यूज हो रहा है हम इस चीज का डिस्टिंग्विश नहीं करते। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि सिर्फ उसको फ्यूल ऑफिशियल यूज के लिए मिल रहा है तो फिर हम फ्यूल बेनिफिट नहीं लेते। लेकिन अब उसको ऑफिशियल यूज के साथ साथ प्राइवेट यूज के लिए भी फ्यूल मिल रहा है तो इन दैट केस फ्यूल बेनिफिट वुड बी कैलकुलेटेड। अब ये मत ढूंढना कि कितना परसेंट प्राइवेट यूज है कितना परसेंट बिजनेस यूज है, ये डिस्टिंग्विश हम नहीं करते। राइट। आगे कह रहा है फैसल पेड 800 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्राइवेट फ्यूल ऑल्दो द एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट वाज 1500। मैं इस पूरे हाईलाइटेड चीज को थोड़ी देर बाद लेकर आता हूं। पहले तो हम नॉर्मल फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। 27,800 स्केल चार्ज है। कार बेनिफिट परसेंटेज यहां पे भी यूज होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स आपको नहीं बताया हुआ कि पूरे साल में कितने महीने एम्प्लॉय को फ्यूल यूज करने के लिए मिला। अगर तो इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं हो तो जनरली फिर हम पूरे 12 मंथ्स कंसिडर करते हैं। और अगर कोई नंबर ऑफ मंथ्स कम होंगे तो यकीनन क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में साइलेंस है खामोशी है कुछ नहीं बताया गया कि ये जिस तरह यहाँ पे गाड़ी के बारे में बता दिया था थ्रू आउट तो हमने वहां भी 12 मंथ्स लिए। यहाँ पे खामोशी है कि कितने मंथ्स के लिए एम्प्लॉय को फ्यूल मिला तो तब भी हम 12 महीने कंसिडर करेंगे। 27,800 इंटू 2% इंटू 12.12 दैट्स गिविंग अस 556 लेस एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट अगेंस्ट प्राइवेट यूज ऑफ फ्यूल। एम्प्लॉयर रिइंबर्समेंट अगेंस्ट प्राइवेट यूज ऑफ फ्यूल। इसने 800 वापस किया, असल खर्चा था 1500 का। पार्शियल रिइंबर्समेंट नॉट अलाउड। हाँ अगर 1500 पूरा वापस किया होता तब तो माइनस हो सकता था। लेकिन अभी पार्शियल रिइंबर्समेंट है तो माइनस नहीं करेंगे। तो नेट फ्यूल बेनिफिट इज कैलकुलेटेड एज 556। तो 556 हमने यहाँ पे एडअप किया। इन तीन चीजें इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इनकम में कुछ और नहीं था तो इन सब का सम बन गया मेरे पास 36796। एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलावा कोई दूसरा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिया हुआ। 36,796। अगर कोई दूसरा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम दिया होता फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इनकम फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग इनकम फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम तो हम उसको यहाँ पे इन डॉट्स की जगह में वो सोर्स ऑफ इनकम लिखता और अमाउंट की जगह अमाउंट लिखता। लेकिन फिलहाल कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिया गया तो यही जितनी इंप्लॉयमेंट इनकम थी ये मेरे लिए टोटल इनकम बनी 36796। अब इस टोटल इनकम में से हम पर्सनल अलाउंस माइनस करते हैं एंड पर्सनल अलाउंस की अमाउंट भी टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में गिवन होती है। और टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में इस साल का जो पर्सनल अलाउंस है फॉर द फिस्कल ईयर 24-25 दैट इज 12570। तो 12570 माइनस करवाने के बाद वी एंड अप विद द टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम मेरे पास जो कैलकुलेट हो रही है दैट इज 24,226। अब इसके बाद हम बैंड रेट्स अप्लाई करते हैं। ये बैंड रेट्स भी बैंड्स किस तरीके से अप्लाई होता है अब आप देखो। आपकी टैक्सेबल इनकम 1 से लेकर 37,700 के इन बिटवीन फॉल कर रही है। और ऐसी टैक्सेबल इनकम जो फर्स्ट बैंड लिमिट में फॉल करे तो उस पर रेट ऑफ टैक्स होगा 20%। तो मैंने लिखा हमारी फर्स्ट बैंड लिमिट 1 से लेकर 37,700 होती है। 24,226 की जो इनकम टैक्सेबल इनकम है ये इसी बैंड रेट के अंदर फॉल कर रही है तो इस पर 20% का टैक्स लगेगा। सो मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आ गई 4845 एंड दैट इज कंप्यूटेड एज इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। होप के यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। जी गुड हो गया। आगे मूव करते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड पे। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। इस क्वेश्चन को एक दफा गौर से पढ़ लें अपने तौर पे 1 2 3 मिनट का टाइम लें थॉरोली रीड करें। रिक्वायरमेंट में अगेन हमें इस तरह की टैक्स लायबिलिटी तक आना है। आने के लिए तमाम तरह के सोर्सेज एडअप किए जाते हैं। टोटल तक जाया जाता है। अगर तमाम तरह के सोर्सेज नहीं दिए गए इस पूरे में अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम का डाटा है तो हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करेंगे। टोटल तक जाएंगे पर्सनल लॉस माइनस करेंगे टैक्सेबल इनकम आएगी टैक्स रेट लगाएंगे आईटीएल तक जाएंगे। जरा एक दफा थॉरली क्वेश्चन रीड करें फिर मैं स्टार्ट करवाता हूं। ओके। अहमद वर्क इन मर्करी पीएलसी एंड रिटायर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फिस्कल ईयर। हम ये तमाम काम फिस्कल ईयर 24-25 के लिए कर रहे हैं। एंड बारहा हम ये लिख चुके हैं कि ये फिस्कल ईयर 6 अप्रैल 24 को स्टार्ट होता है और आफ्टर कंप्लीट 12 मंथ्स टाइम इट एंड्स ऑन 5 अप्रैल 25। तो ये अहमद इसी दिन जब फिस्कल ईयर एंड हो रहा है 5 अप्रैल 25 इसी दिन अहमद रिटायर हो रहा है। ही रिसीव्ड एनुअल सैलरी ऑफ 36,000। तो हमें एम्प्लॉयमेंट इनकम का डाटा दिया हुआ है हम उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं।
सबसे पहले हमें उसकी एनुअल सैलरी दी गई है, दैट इज 36,000। फिर आगे लिखा ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ पेट्रोल कार विद नो फ्यूल। पेट्रोल कार यानी कि कार बेनिफिट तो आएगा, विद नो फ्यूल का मतलब कोई फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट नहीं होगा। नो फ्यूल ना, नो फ्यूल बेनिफिट। फिर आगे बोल रहे हैं कार का ऑफिशियल CO2 एमिशन है 143 ग्राम्स। अब वो कार बेनिफिट कैसे कंप्यूट होना है वो भी हम सीखेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। आगे बोल रहा है ये सारी जो स्टोरी दी गई है ना नीचे, ये सारी की सारी स्टोरी उस कार के बारे में दी गई है, यानी कि इसमें मेजर चंक जो है ना वो इस कार बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए, ये जितना भी नीचे दिया गया ना ये प्योरली इस कार बेनिफिट के लिए। लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी की यहाँ पे प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि मरकरी पीएलसी ने जब ये गाड़ी 2021 में खरीदी थी 13,500 की खरीदी थी, लेकिन गाड़ी खरीदते वक्त इनको एक 10% का डिस्काउंट मिला था। माय डियर्स, माय क्वेश्चन इज, क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस है या अनडिस्काउंटेड प्राइस है? जल्दी से, क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस है या अनडिस्काउंटेड है? सोचे जरा। डिस्काउंटेड। और अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस है, 10% डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है, तो इन परसेंटेज टर्म्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 90%। हमें कॉस्ट ऑफ कार का फॉर्मूला जो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें उसके एलिमेंट्स लिखवाता हूँ। कॉस्ट ऑफ कार के लिए हमें चाहिए अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस। LP stands for list price. If 13,500 is a discounted value, amount given divided by its percentage, and we want 100% amount, so what will be that amount? You are telling me 15,000, very right. कॉस्ट ऑफ कार के लिए एक होता है अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस। लेट मी ऑल्सो शो यू फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। इस अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस में जो कि हमने कैलकुलेट किया, ये वाला एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें हमने वो इंप्रूवमेंट्स, वो एक्सपेंडिचर ऐड करना होता है जो 6 अप्रैल 24 से पहले पहले हुआ हो। 6 अप्रैल 24 हमारे फिस्कल ईयर की स्टार्ट डेट है। एम्प्लॉयर ने गाड़ी 2021 में खरीदी थी और गाड़ी खरीदने के बाद इसने इस पे कुछ खर्चे किए थे। 2 मिनट के लिए मैं इस हाईलाइटेड एरिया को छोड़ रहा हूं, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ढूंढ रहा हूं। 2021 में गाड़ी खरीदी गई और खरीदने से बाद, खरीदने के बाद इस पे कुछ खर्चे किए गए। जो खर्चे इस डेट से पहले पहले हुए होंगे वो आपने कॉस्ट ऑफ कार में एडअप करना है। ये क्या डेट है? 6 अप्रैल 24। बिफोर स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर जो डेट है, इससे पहले अगर कोई खर्चे तो वो एडअप होंगे। जरा आइडेंटिफाई कर लो जल्दी से। गाड़ी खरीदने के बाद सब्सिक्वेंटली द कार वाज फिटेड विद एयर कंडीशनिंग कॉस्टिंग। एयर कंडीशनर ऐड करवाना ये कैपेक्स है। 1200 का खर्चा किया अप्रैल 22 में। अप्रैल 22 इस डेट से पहले है, तो हमने कहा यहाँ पे इसमें अगर मैं एडअप कराऊं तो एक कैपेक्स आएगा। ये वो कैपेक्स है जो अप्रैल 22 में हुआ। ये कैपेक्स हम एडअप करवा देंगे जिसकी अमाउंट है 1200। स्टीरियो सिस्टम का खर्चा भी एक कैपेक्स है। एयर कंडीशनर भी कैपेक्स था। स्टीरियो सिस्टम कॉस्टिंग 800 इन फैब 23। फैब 23 की डेट भी हमारे फिजिकल ईयर स्टार्ट होने से पहले की डेट है। 6 अप्रैल 24 को हमारा फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है। तो ये स्टीरियो सिस्टम 800 जो एडअप करवाई, ये फैब 23 में करवाया, तो हमें एक और एक्सपेंडिचर मिला विच इज कैपेक्स, एंड दिस कैपेक्स इज बीइंग एडेड टू कार इन फैब 23 एंड द अमाउंट इज 800। और इसके बाद सनरूफ ऐड करवाना भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये सनरूफ 1500 की ऐड करवाई जुलाई 24। नाउ लुक, दिस जुलाई 24 इज आफ्टर दिस डेट। हमारे फिजिकल ईयर के दरमियान ये खर्चा हुआ, तो भाई जो ड्यूरिंग फिजिकल ईयर खर्चा होगा उसको हम एडअप नहीं करवाएंगे। जो बिफोर स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर अमाउंट होगी हम उसको एडअप करवाएंगे। तो हमने कहा ये ड्यूरिंग फिजिकल ईयर है। ड्यूरिंग फिजिकल ईयर जो खर्चा हुआ वो नहीं लेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट दोबारा दिखा देता हूं। हमें वो इंप्रूवमेंट ऐड करवानी है जो बिफोर स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर होंगी, 6 अप्रैल 24 से पहले के खर्चे होंगे। अगर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर जो खर्चा होगा वो इस साल में एडअप नहीं होगा कॉस्ट ऑफ कार में। तो इनफैक्ट 1200 एंड 800 ये दो अमाउंट हमने एडअप करके बोला टोटल कैपेक्स है 2000 का। बिल्कुल सही कहा था आपने। फिर अगली बात सुन लो। फिर कॉन्सेप्चुअली अगर मैं यहाँ पे फिर आपको दिखा दूं, दो एलिमेंट हमने बात की, हमने अनडिस्काउंटेड लिस्ट प्राइस की बात कर ली, इंप्रूवमेंट्स की बात कर ली। अब एक और चीज है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इन परचेजिंग द कार। एक ये एम्प्लॉय रिइंबर्समेंट है, ये प्राइवेट यूज के बदले में है।
एक खर्चा एम्प्लॉय यहां भी कर रहा है, लेकिन ये खर्चा गाड़ी खरीदते वक्त अगर उसने कुछ पैसे गाड़ी खरीदते वक्त एम्प्लॉयर को दिए तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंस जो किसी नॉन करेंट एसेट के लिए किया जाए। तो गाड़ी खरीदते वक्त अगर उसने कोई पैसे एम्प्लॉयर को दिए तो मैक्सिमम 5,000 माइनस हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, लिखा हुआ है कि ये जो मैंने हाईलाइट किया था, अहमद इज द नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड 2800 फॉर परचेजिंग द कार। तो यहां पे लेस हो जाएगा। यहां पे क्या चीज लेस हो जाएगी? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर परचेजिंग कार। अब एक और बात नोट करो, ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय ये 2800 है, तो हम पूरा माइनस कर देंगे। लेट से इस 2800 की बजाय यहाँ पे 7800 होता, तो फिर हम मैक्सिमम यहाँ से 5,000 माइनस करते हैं। कोई भी अमाउंट यहाँ पे अगर 5,000 से ज्यादा होती तो हम मैक्सिमम फिर 5,000 माइनस कर सकते थे। लेकिन एज पर दी लॉ, अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो एक्चुअल अमाउंट माइनस कर दो, अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 5,000 माइनस हो सकता है। होप ये बात आपको समझ में आ गई। ये सब चीजें एडलेस करने के बाद वी एंड अप विद द कॉस्ट ऑफ कार। 15,000 प्लस 2,000, 17,000 में से 1,800 माइनस किए, तो फाइनली वी एंड अप विद द कॉस्ट ऑफ कार, एंड द कॉस्ट ऑफ कार इज बीइंग कैलकुलेटेड एज 14,200। अब इसके आगे देखो, कार का सी ऑटोमेशन 143 ग्राम था और ये एक पेट्रोल कार थी। ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल कार हो और उसका सी ऑटोमेशन 143 ग्राम्स हो, तो इसका भी हमें कॉन्सेप्चुअली मालूम है। मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग करता हूँ कि हम सी ऑटोमेशन परसेंटेज के लिए हमने कहा कि 143 में से शुरू के 55 ग्राम्स पर किलोमीटर तक परसेंटेज रहता है 16%। फिर हमने कहा आगे क्या होगा? 143 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने तमाम चीजें लास्ट क्लास में सीखी थी। जरा बता दो कितना परसेंट आ रहा है? जल्दी से सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या परसेंटेज आ रहा है? 143 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5। शुरू के 55 ग्राम तक तो आपका रहेगा 16%, और जो एक्सिस ग्राम्स होंगे उसके लिए ये वर्किंग परफॉर्म की जाती है। सो 143 माइनस 55 डिवाइड बाय 5, ये मेरे पास आ रहा है 17.6। अब मैं यहाँ पे 17.6 नहीं लूंगा, मैं 17% लूंगा। 17.9 भी आया होता तो मैं 18 की बजाय 17 करता, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअली सीखा था कि यहाँ पे ये वाला परसेंटेज जो है ना मेरे प्यारो, ये परसेंटेज आपने राउंड डाउन करना होता है। तो जो भी अगर यहाँ पे 17.9% भी आया होता तो हम मैथ्स का रूल फॉलो नॉर्मली करते हुए राउंड अप करते हैं। हमें राउंड अप नहीं करना, हमें राउंड डाउन करना है। तो ये 17.6 को मैंने 17% लिखा, दोनों का एडअप किया 17 एंड 16, तो ये 33% आ गया। कॉस्ट ऑफ कार को सी ऑटोमेशन से मल्टीप्लाई किया 33%। और आगे कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कि ये गाड़ी पूरे साल में कितने मंथ यूज करने के लिए इसके पास रही। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, अगर ऐसी चीज ना दी हो तो हम पूरे 12 मंथ्स का बेनिफिट कंसिडर करेंगे। सो 14,200 इंटू 0.33 इंटू 12/12, सो दैट्स गिविंग अस 4,686। 4,686 तो कार बेनिफिट आ गया। अब लास्ट की एक दो चीजें पढ़ते हैं। हमने ये तमाम काम कर लिया, हमने ये वाली अमाउंट तक कैलकुलेट कर लिया कि हाउ वी कैन कंप्यूट द कार बेनिफिट। अब इसमें से आगे देखें, ये वाली चीज रहती है, नीचे एक दो पैराग्राफ्स हैं उनको देखते हैं, उनमें अगर कोई यूज करने के बदले में अमाउंट रिम्बर्स हो रही है तो यहां से माइनस हो जाएगी। कह रहे हैं मर्करी पीएलसी रिक्वायर्स ऑल इट्स एम्प्लॉयज टू रिम्बर्स 75 मंथली। 75 मंथली का मतलब साल के 12 महीने, तो 75 इंटू 12, 900 की रिम्बर्समेंट होगी। ये किस चीज के बदले में? अगेंस्ट द यूज ऑफ द कार। कार यूज करने के बदले में पूरे साल की रिम्बर्समेंट 900। तो 4,686 में से अगर हम 900 माइनस कर दें, सो वी एंड अप विद 3,786। तो ये आ गया मेरे पास नेट कार बेनिफिट, दैट इज 3,786। जी यहां तक क्लियर है? जी तमाम स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है यहां तक? तो ये नेट कार बेनिफिट आ गया। तो इसी अमाउंट को हमने 3,786 को यहाँ पे एडअप करवाया। इस अच्छा आगे लिखा हुआ है, अहमद ने ये गाड़ी 10,000 माइल्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर चलाई थी, जिसमें से 60% ऑफिशियल पर्पज था और 40% प्राइवेट यूज था। मैंने कहा ये वाला, जब एक गाड़ी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे तो वो प्राइवेट यूज के लिए दे तो बेनिफिट कैलकुलेट होता है, लेकिन कितना परसेंट प्राइवेट है कितना परसेंट बिजनेस है ये डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता। तो इसलिए जो लास्ट रो में हमारे पास दिया ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। मैं दोबारा से बोल दूं, हमने कहा कि ड्यूरिंग दी फिजिकल ईयर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी यूज करने के लिए दे तो उस गाड़ी का कितना परसेंट बिजनेस यूज हो रहा है कितना परसेंट प्राइवेट यूज हो रहा है, ये चीज हमारे लिए इररेलेवेंट होती है।
तो जो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ये गाड़ी अहमद ने 10,000 माइल्स टोटल यूज की, जिसमें से 60% ऑफिशियल पर्पजेस के लिए था और 40% प्राइवेट जर्नीज के लिए था। हमने कहा ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होगी हम उसको सिंपली इग्नोर करेंगे। अगर हम बाकी आगे कंटिन्यू कर दें तो ये टोटल इंप्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट होगी 36,003,786, 39,786। एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ अगर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम दी होती, ट्रेडिंग इनकम दी होती, एडअप करके हम टोटल तक जाते। फिलहाल कोई और इनकम नहीं है तो यही टोटल हो गया। अब इसमें से पर्सनल अलाउंस फॉर द फिजिकल ईयर जो अमाउंट फिक्स है 12570 माइनस किया, सो वी एंड अप विद द टैक्सेबल इनकम। तो 12570 माइनस के टैक्सेबल इनकम आ रही है मेरे पास 27216। फाइनल स्टेप करते हैं। हमें मालूम है कि शुरू से 1 से लेकर 37,700 फर्स्ट बैंड लिमिट है, और ये वाली जो हमारी इनकम है 27216 ये इसी बैंड लिमिट के अंदर फॉल कर रही है, 37,700 से कम है। तो 27216 पे टैक्स रेट लगेगा बेसिक रेट, और बेसिक रेट होता है 20%। तो यहां पे अगर मैं 2% इस अमाउंट का कैलकुलेट कर लूं, सो 5443 वुड बी योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। होप कि यहां तक सब क्लियर होगा। जरा कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास है। देखिए हम सारे टैक्सेबल बेनिफिट्स की बात करें। अभी तक टैक्सेबल बेनिफिट्स में हमने एक पढ़ा कार बेनिफिट और दूसरा पढ़ा फ्यूल बेनिफिट, और एक एग्जाम बेनिफिट भी हमने पढ़ लिया जिसका नाम था एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, अनदर टैक्सेबल बेनिफिट विच इज अ वैन बेनिफिट। मैं आपको साथ में जरा लिस्ट भी दिखा दूं जहां पे ये तमाम बेनिफिट्स को लिस्ट डाउन किया गया था। मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूं तमाम बेनिफिट्स को जहां पे लिस्ट डाउन किया गया था। वहां पे अब हम साथ साथ पढ़ते प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब हम आ गए यहाँ पे वैन यूजेज पे भी और वैन फ्यूल पे भी, ये दोनों बेनिफिट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कार बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक तरीका है जिसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है। इस तरीके से फ्यूल बेनिफिट भी स्केल चार्ज अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। अब जो नेक्स्ट दो हैं इसकी हम डिस्कशन करते हैं कि हाउ वी कैन टेक दीज बेनिफिट्स। मेरे पास हेडिंग है यहाँ पे वैन बेनिफिट, जिसमें वैन का यूजेज बेनिफिट भी हम पढ़ने जा रहे हैं और वैन का फ्यूल बेनिफिट भी हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि ये वैन बेनिफिट है क्या चीज। वैन बेनिफिट उस वक्त कैलकुलेट होगा व्हेन एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ वैन टू एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट यूज। देन अगेन ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर एक कोई भी एसेट एम्प्लॉय को सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए मिला हुआ है तो उसमें फिर एम्प्लॉय का अपना कोई जाती फायदा है नहीं, इसलिए बेनिफिट तब कैलकुलेट नहीं होगा। बेनिफिट उस वक्त कैलकुलेट होगा जब उस एसेट का उसका कोई प्राइवेट यूज भी उसको अलाउ किया हो। अब मैं आपको एक फोन दे दूं, बोले यार ये फोन है, तुम जब तक ऑफिस में इस फोन को यूज करो, जब घर जाओ तो ये फोन रख के चले जाओ, और अगले दिन वापसी जब काम पे आओ तो ऑफिस के कामों में ये फोन यूज करना। तो इन दैट केस आपकी सेहत आपकी जात के लिए तो कोई फायदा नहीं है ना उस फोन का। मैं वो फोन दे रहा हूँ आपको ऑफिस के कामों के लिए। तो अगर एक एसेट सिर्फ ऑफिशियल पर्पजेस के लिए मिला होगा तब कोई बेनिफिट कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, अगर एक एसेट प्राइवेट पर्पजेस के लिए भी मिला है तो वो कितना प्राइवेट है कितना बिजनेस है इसका डिस्टिंग्विश किए बिना बगैर हम बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। तो वैन बेनिफिट के बारे में कह रहे हैं कि उस वक्त कैलकुलेट होगा जब इंप्लॉयर इंप्लॉय को वैन देगा प्राइवेट यूज के लिए। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज पॉइंट है कि वैन और कार में क्या फर्क है। तो वैन बेसिकली एक वैन में वो व्हीकल्स आती है जिनकी कैरेज कैपेसिटी 2500 पाउंड या 113 केजीज से ज्यादा हो। तो ये जनरल नॉलेज का पॉइंट, इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिर्फ एक डिस्टिंग्विश इसलिए कि कार नॉर्मली होती है पैसेंजर्स, मतलब मेजरली, और पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, और वैन में पैसेंजर कैरिंग के अलावा आप सामान भी इधर उधर लेके जा सकते हैं। बहरहाल ये जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट था कि वैन में कौन सी वैन की कैटेगरी में कौन सी व्हीकल्स आती है। ऐसी व्हीकल्स जिनकी कैरिज कैपेसिटी 112 2500 पाउंड या 1134 केजी से ज्यादा होती है। एनीवेज, अब एक वैन से रिलेटेड फ्यूल बेनिफिट और वैन से रिलेटेड टैक्सेबल बेनिफिट याद रखो। मैं आपको साथ साथ में टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस भी दिखाता हूं। ये जरा पढ़ो, वैन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में भी दी गई होती है। वैसे तो कार बेनिफिट कैलकुलेट करने का अलग तरीका था, फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करने का अलग तरीका था, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिनका कोई तरीकेकार नहीं होता। वो डायरेक्ट अमाउंट्स ही हम अपने बेनिफिट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आ गया मेरे पास कंपनी वैन बेनिफिट। ये चीज आपकी टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में भी गिवन होती है। कह रहे हैं कंपनी वैन बेनिफिट्स में कंपनी वैन बेनिफिट स्केल चार्जेस 3960 एंड द वैन फ्यूल बेनिफिट इज 757। ये दोनों फिक्स अमाउंट है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। और कह रहा है कि वैन प्रोड्यूसिंग जीरो CO2 इमिशन हैव अ 0% बेनिफिट।
यहाँ पे तीन बातें हो गई, एक ये अमाउंट हो गई, एक ये अमाउंट हो गई, ये अमाउंट है वैन यूजेज की, ये है वैन फ्यूल की, और एक थर्ड 0% है, ये किस गाड़ी के लिए, किस वैन के लिए जिसका जीरो CO2 एमिशन है। अब हमने अपने नोट्स में इसको एक डिफरेंट वे में कैटेगराइज किया हुआ है। हमने एक हेडिंग दे दी कि ऐसी गाड़ियां जिनका जीरो एमिशन है, और ऐसी गाड़ियां जिनका कोई CO2 एमिशन है, कितना है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं। हमने सिर्फ यहां पे दो बातें की कि कुछ ऐसी वैन्स होंगी जिनका कोई CO2 एमिशन नहीं होगा, जीरो एमिशन वैन्स होंगी, और कुछ ऐसी वैन्स होंगी जिसका कोई ना कोई CO2 एमिशन होगा, कितना होगा वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। ऐसी गाड़ियां जिनका जीरो एमिशन वैन है, तो ना ही इनका कोई यूजेज बेनिफिट आएगा, ना ही उनका कोई फ्यूल बेनिफिट आएगा, यानी कि वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। आप वैन यूज तो कर रहे हो, एम्प्लॉयर की दी गई, लेकिन चूंकि वो वैन जिसका कोई जीरो एमिशन है, तो ना ही उस वैन का कोई यूजेज बेनिफिट आएगा, ना ही उस वैन का कोई फ्यूल बेनिफिट आएगा। यहां तक बात समझ में आती है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। अब आए अगली बात, ऐसी वैन जिसका कोई ना कोई CO2 एमिशन है, अब उसका यूजेज बेनिफिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बस ये अमाउंट हमें माइंड में रखनी है। भूल भी गए तो टैक्सेशन एनालिसिस में गिवन होगी, जैसे मैंने आपको बताया 3960 एंड 757। यूजेज बेनिफिट उन गाड़ियों के लिए जिनका कोई CO2 एमिशन है, उसका यूजेज बेनिफिट होगा 3960, और ऐसी गाड़ियां जिनका कोई CO2 एमिशन है, उसका फ्यूल बेनिफिट होगा 757। लेकिन इन दो अमाउंट्स के साथ एक काम ये करना है कि हमने इसको मंथ पोर्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बोला गया कि ये गाड़ी 10, ये वैन 10 मंथ्स के लिए मिली, तो इसको हम 10/12 करेंगे, 3960 इंटू 10/12। अगर बोला कि वैन एम्प्लॉयर 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 ने ये वैन एम्प्लॉय को यूज करने के लिए पूरे साल में 5 महीने के लिए दी, तो 3960, और इस वैन का कोई CO2 एमिशन भी है, तो उस CO2 एमिशन वाली वैन का वैन यूजेज बेनिफिट निकालने के लिए इसकी जो अमाउंट है इसको हम मंथ पोर्शन करेंगे, और 3960 लेट से 5/12, लेट से 8/12। इसी तरीके से ऐसी वैन जिसका कोई CO2 एमिशन है, उससे रिलेटेड फ्यूल भी मिल रहा है, तो उसका फ्यूल बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए 757 को भी हम मंथ पोर्शन करेंगे, X/12 करेंगे। अगर लिखा हो पूरे साल के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 12/12, लिखा हो 9 मंथ्स के लिए तो 757 इंटू 9/12। यहां भी मैंने एक चीज समझाई थी कि इस वैन का कोई प्राइवेट यूज होगा तभी ये बेनिफिट कैलकुलेट होंगे। लास्ट में नोट करके भी लिख दिया कि इफ देयर इज नो प्राइवेट यूज ऑफ वैन, नो टैक्सेबल बेनिफिट। आपकी कैप्टन गेट में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये वैन का CO2 एमिशन भी है, बताओ वैन बेनिफिट कितना होगा, यूजेज और फ्यूल। आंसर उसका जीरो है। उसका आंसर जीरो इस वजह से कि बेशक एक ऐसी वैन आपको मिली हुई है जिसका कोई CO2 एमिशन है, नॉर्मली तो ये अमाउंट्स आनी चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन में लिखा है कि वो वैन सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेज में यूज होती है, प्राइवेट पर्पसेज में यूज नहीं होती। ये कैप्टन किट के क्वेश्चन की रेफरेंस दे रहा हूं। तो हमने कहा कि इफ देयर इज नो प्राइवेट यूज ऑफ वैन, नो टैक्सेबल बेनिफिट। बेशक वो वैन फिर CO2 एमिशन वाली हो, लेकिन अगर उसका कोई प्राइवेट यूज नहीं है, तो उस वैन से रिलेटेड कुछ वैन बेनिफिट ना यूजेज ना फ्यूल कोई कैलकुलेट नहीं होना। ये बातें समझ में आ गई स्लाइड पे? सो नाउ वी आर डन विद अदर टू बेनिफिट्स विच आर द वैन यूजेज एंड वैन फ्यूल। यहां तक बात समझ में आ रही है प्लीज? आफ्टर कवरिंग द वैन बेनिफिट, हम अपनी लिस्ट को भी मेंटेन करते जाते हैं साथ साथ में। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द अकोमोडेशन बेनिफिट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टैक्सेबल बेनिफिट्स की लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन है दैट इज अकोमोडेशन बेनिफिट। अकोमोडेशन बेनिफिट उस वक्त कैलकुलेट होगा जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह दी हो। Accommodation benefit is calculated when an employer provides accommodation to employee and it is month portion। जिस तरह कार बेनिफिट मंथ पोर्शन होता है, जिस तरह फ्यूल बेनिफिट मंथ पोर्शन होता है, इन द सेम मैनर अकोमोडेशन बेनिफिट विल आल्सो बी मंथ पोर्शन। मतलब एक पूरे साल में कितने मंथ्स के लिए रहने के लिए जगह एम्प्लॉय ने यूज की। देखो, जब अकोमोडेशन की बात होगी तो 2 मिनट के लिए मैं एम्प्लॉय बन जाता हूं और आप एम्प्लॉयर बन जाओ। आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आपने मुझे एक जगह रहने के लिए दी कि भाई तुम जिया यहाँ पे रह लो, तुम हमारे एम्प्लॉय हो, हम अपने एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन देते हो, तुम इस बिल्डिंग में रह लो। अब उस बिल्डिंग के बारे में दो में से कोई एक काम हो सकता है, या तो वो बिल्डिंग आपकी अपनी होगी, खरीदी गई होगी, आपकी आपकी अपनी जाती प्रॉपर्टी होगी। तो अगर वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, तो मैं बोलूंगा एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी है।
या वो बिल्डिंग जिसमें आप मुझे रहाइश तो दे रहे हो लेकिन वो आपकी अपनी जाती नहीं है। आपने मुझे बोला कि या तुम यहाँ रह लो, इस जगह का जो भी रेंट वेंट होगा वो मैं जानू, इस प्रॉपर्टी का मालिक जाने। आपके लिए वो खरीदी की प्रॉपर्टी नहीं है, आपके लिए वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी है जिसमें आप मुझे यानी कि एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह तो दे रहे हो लेकिन उस जगह का रेंट खुद पे ऑफ कर रहे हो। तो जब भी हमारे क्वेश्चंस में अकोमोडेशन बेनिफिट की बात होगी तो फर्स्ट थिंग टू चेक whether that accommodation is employer owned accommodation or whether that accommodation is a rented property। ये बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी अकोमोडेशन बेनिफिट की बात होगी तो सबसे, क्योंकि ट्रीटमेंट यहीं से चेंज हो जाएगी, ट्रीटमेंट यहीं से डिफरेंट हो जाएगी कि वेदर दैट प्रॉपर्टी इज एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी और वेदर दैट प्रॉपर्टी इज अ रेंटेड प्रॉपर्टी। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि जिस घर में आपने मुझे रखा हुआ है, जिस अकोमोडेशन में आपने मुझे रहने के लिए जगह दी हुई है, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, मैं आपका एम्प्लॉय हूं, आपने मुझे रहने के लिए एक जगह दी हुई है और वो जगह एक रेंटेड प्रॉपर्टी, मींस एम्प्लॉयर पेइंग द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर एम्प्लॉय अकोमोडेशन। मैं रह रहा हूं उस घर में लेकिन उसके रहने का खर्चा पानी रेंट आप यानी कि मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अगर ये केस होगा, इफ द प्रॉपर्टी इज अ रेंटेड प्रॉपर्टी देन द अकोमोडेशन बेनिफिट विल बी द हायर ऑफ। तो क्वेश्चन में दो अमाउंट्स दी गई होंगी, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। कब ये कंपेरिजन होगा, कब हायर वाली सिचुएशन आएगी, जब प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी होगी। इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी सिचुएशन हायर ऑफ वुड बी द बेनिफिट अमाउंट। कौन सी दो अमाउंट का हायर? इन दो अमाउंट्स का हायर, वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड। इन दो में से हमने कहा एनी वन, इन दो में से कोई एक अमाउंट आएगी, और लिखा हुआ है। और का मतलब या तो एनुअल रेंटल वैल्यू आएगी या रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर आएगा, और दोनों अमाउंट नॉर्मली आपके क्वेश्चन में दी गई होंगी, जो दोनों में से हायर होगी आप यहां पे कंसीडर कर लोगे एज बेनिफिट। हायर ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू यानी कि उस प्रॉपर्टी का पूरे साल का रेंट का अमाउंट कितना बनता है, या और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने इन एक्चुअल कितना रेंट पे किया। इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी सो दैट अमाउंट वुड बी कंसीडर्ड एज बेनिफिट। अब उसमें से फर्दर हम क्या चीज माइनस करेंगे? हम माइनस यहां से करेंगे अगर उस प्रॉपर्टी में रहने की वजह से मैं अपने एम्प्लॉयर को कोई अमाउंट वापस कर रहा हूं। रीइंबर्समेंट्स बाय एम्प्लॉय, रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर फॉर यूजिंग अकोमोडेशन। रीइंबर्समेंट बाय डबल ई का मतलब एम्प्लॉय फॉर यूजिंग अकोमोडेशन। अगर एक को मैं रीइंबर्समेंट माइनस दे रहा हूं तो यह अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगी। ये इन दोनों में से कोई एक अमाउंट आई, रीइंबर्समेंट अगर है माइनस हुई तो नेट अकोमोडेशन बेनिफिट आ जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ कब होगा? when the property is a rented property, in that case higher of would be considered as benefit, higher of these two, any one of these two would be the amount, और इसमें से अगर कोई रिम्बर्समेंट है तो वो माइनस हो जाएगी। ये स्टोरी समझ में आती है? रेंटेड प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। जी, जल्दी से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी जाती खरीदी गई है, आप कौन हो? ये मेरे एम्प्लॉयर हो। तो if the property is employer owned property then accommodation benefit will always be there। एक बेनिफिट जो हमेशा हमेशा कैलकुलेट होगा वो अकोमोडेशन बेनिफिट होगा, जो शायद कैलकुलेट हो शायद ना हो वो एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट है। कब? एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी की सिचुएशन में एक बेनिफिट हमेशा होता है और एक बेनिफिट शायद आए शायद ना आए, डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। In a situation where the property is employer owned property, in that case there is always one benefit and second benefit का होना ना होना डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बहरहाल जो बेनिफिट होता है वो अकोमोडेशन बेनिफिट होता है और वो एनुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई होती है वो अमाउंट लिख लेते हैं। एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट भी शायद कैलकुलेट हो, कब होना है कैसे होना है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अगर आ गया तो यहाँ पे एडअप होगा। और रीइंबर्समेंट यहां से भी सिचुएशन में भी अगर एम्प्लॉय कोई चीज वापस कर रहा है, रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉय फॉर यूजिंग अकोमोडेशन। अगर अकोमोडेशन यूज करने के बदले में एम्प्लॉयर को कोई पैसा वापस कर रहा है तो रीइंबर्समेंट माइनस होगी, तो नेट अकोमोडेशन बेनिफिट यहां कैलकुलेट हो जाए। नाउ इस पूरी स्लाइड पे रहते हुए
हमारे पास जो अभी फर्दर डिस्कशन करने के लिए बाकी बचा हुआ है वो ये वाली चीज बची हुई है कि अगर एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी होगी तो ये एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कब आना है कब नहीं आना, तो इसकी डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ने से पहले यहां तक कंफर्म कर दें कि ये बात क्लियर है आपको, यहां तक आपका माइंड क्लियर है? ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि जब एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी होगी तो एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। मैंने कहा जब एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी होगी तो एक बेनिफिट तो हमेशा ही होता है, दैट इज अकोमोडेशन बेनिफिट, और एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी की सिचुएशन में सेकंड बेनिफिट एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट शायद कैलकुलेट हो शायद ना हो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि व्हेन एंड हाउ टू कंप्यूट द एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट। एक्सपेंसिव अकोमोडेशन को एडिशनल अकोमोडेशन भी कहा जाता है, एक्सपेंसिव अकोमोडेशन को एडिशनल अकोमोडेशन बेनिफिट भी कहा जाता है। पहली शर्त यह कि एम्प्लॉयर की खरीदी गई प्रॉपर्टी हो, और दूसरी शर्त यह कि जब एम्प्लॉयर ने खरीदी हो तो 75,000 पाउंड से ज्यादा की खरीदी हो। यह बेनिफिट कब कैलकुलेट होना है? पहली शर्त यह कि एम्प्लॉयर की खरीदी गई प्रॉपर्टी हो, और दूसरी शर्त यह कि जब खरीदी हो तो 75,000 पाउंड से ज्यादा की खरीदी हो, तब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट होना है। कह रहे कि इफ एम्प्लॉयर परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 75,000 पाउंड, क्या बात कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? परचेज्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर एम्प्लॉयर ने प्रॉपर्टी परचेज की होगी 75,000 से ज्यादा की, तब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट होता है। अब ये होता कैसे? आप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में से 75,000 माइनस करते हो। सर यहाँ पे आपने ये नहीं बताया कि कॉस्ट आनी चाहिए या मार्केट वैल्यू आनी चाहिए, आपने सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बट व्हाट वैल्यू, विच वैल्यू, कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू। सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट में ये अमाउंट कौन सी होनी चाहिए। हमने कहा कि पहली शर्त यह कि एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कब कैलकुलेट होता है? जब एम्प्लॉयर ने ये प्रॉपर्टी खरीदी हो और 75,000 पाउंड से ज्यादा की खरीदी हो, तो दोनों शर्तें मीट होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की खरीदी गई हो, 75,000 पाउंड से ज्यादा की खरीदी गई हो, तब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट होना है। यही यहां पे लिखा है, इफ एम्प्लॉयर परचेज प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 75,000 पाउंड देन एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट इज टू बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज: वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 2.25%। नाउ वेयर फ्रॉम वी आर गेटिंग दिस ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? देन अगेन हमें टैक्स रेट एंड अलाउंसेस को देखना चाहिए। टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में आपका ये ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं दिया गया होता है। लेट मी शो यू। तो आप देखोगे आपका ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, ये जो परसेंटेज है ये मेरा बताया गया नहीं है, ये बताया है हमें HMRC ने। पूरे टैक्स के पेपर में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं, किसी भी टॉपिक में जहां कहीं भी ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वहां पे हम 2.25% यूज करेंगे। और अगर आप ये परसेंटेज भूल भी जाए, गम नहीं है, टैक्स रेट एंड अनालिसिस में जाके देख सकते हैं। तो हमने कहा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस 75,000 इंटू ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो मंथ पोर्शन होना है यहाँ पे 100.12 लिखा हुआ है। अब यहां पे मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में कौन सी वैल्यू ली जाए, कॉस्ट ली जाए या मार्केट वैल्यू ली जाए, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे डिस्कस किया हुआ है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, कि वेदर वी शुड टेक द कॉस्ट और वेदर वी शुड टेक द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हमने यहाँ पे एक फर्दर डिस्कशन करनी है कि विच वैल्यू टू बी यूज्ड। इधर कॉस्ट कंसीडर करना है कि खरीदी कितने की थी या आज उस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में क्या मैं देखूं कि उस एसेट की कॉस्ट कितनी है या देखूं कि आज उस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो हमने कहा इस डिसीजन के लिए हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट बेस करता है 6 ईयर रूल्स पे। ये कॉन्सेप्ट बेस करता है 6 ईयर रूल्स पे। 6 ईयर्स रूल क्या चीज है? अगर प्रॉपर्टी खरीदने और किसी भी इंप्लॉय को देने की डेट में 6 साल से कम का अरसा हो, मेरे वर्ड्स जरा गौर से सुनिएगा। एम्प्लॉयर ने प्रॉपर्टी खरीदी 2010 में, 2010 में खरीदने के बाद 2012 में किसी भी इंप्लॉय को रहने के लिए देना शुरू कर दी। 2010 और 12 खरीदने और इंप्लॉय को देने की डेट में 6 साल से कम का अरसा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट्स कंसिडर करेंगे। और मार्केट वैल्यू कब यूज करनी है? कॉस्ट कब? जब खरीदने और एम्प्लॉय को देने की डेट में 6 साल से कम का अरसा हो।
और मार्केट वैल्यू उस वक्त यूज करनी है जब प्रॉपर्टी खरीदने और खरीद करके अपने पास रखे छोड़ी और किसी भी इंप्लॉय को रहने के लिए दी, खरीदने के 6 साल के अरसे गुजारने के बाद। इन दैट केस वी शैल बी यूजिंग द मार्केट वैल्यू फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस। तो यहां पे देखो, हमें कह रहा है कि कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट, अच्छा यहाँ पे कॉस्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिजिकली स्टार्ट होने से पहले इंकर हुआ होगा। तो यहाँ पे जहां कॉस्ट लिखा वहां पे सिर्फ कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट प्लस, मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं, कॉस्ट प्लस कैपेक्स। एंड कैपेक्स का रूल वही है जो हम पहले कार बेनिफिट में सीख चुके थे, कि कार बेनिफिट में कॉस्ट ऑफ कार में हम वो चीज एडअप करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंस लेते हैं जो फिजिकली स्टार्ट होने से पहले का हो। तो अगर यहाँ पे भी जहां पे प्रॉपर्टी की कॉस्ट प्लस कैपेक्स यूज होना है, इंप्रूवमेंट्स को कैपेक्स कहा जा रहा है, तो यहाँ पे वो इंप्रूवमेंट्स लेनी है जो फिजिकली स्टार्ट होने से पहले इंकर की हो। लेकिन ये कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट लेना कब है? इट इज यूज्ड, कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट्स आर यूज्ड when it is less than 6 year old. It is used when cost is less than 6 year old when the property was first provided to employee. यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने और एम्प्लॉय को देने की डेट में 6 साल से कम का अरसा हो तो हम कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट्स लेंगे। एंड मार्केट वैल्यू इज यूज्ड, इट इज यूज्ड व्हेन कॉस्ट इज मोर देन 6 year old व्हेन प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। कि अगर प्रॉपर्टी खरीदने और एम्प्लॉय को देने की डेट में 6 साल से ज्यादा का अरसा है तो इन दैट केस वी शैल बी यूजिंग द मार्केट वैल्यू इन अबव फार्मूला। तो हमने यहां पे सीख लिया कि व्हेन टू यूज कॉस्ट, व्हेन टू यूज मार्केट वैल्यू। एक एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल में हमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड ऑन जैन 11 फॉर 125,000 की अमाउंट 75 से ज्यादा है, 75,000 से ज्यादा है, एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट तो होना चाहिए क्योंकि परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 75,000। लेकिन ये एम्प्लॉय को खरीदी जैन 11 में और एम्प्लॉय को दी जुलाई 12 में रहने के लिए, खरीदने और एम्प्लॉय को देने की डेट में लेस देन 6 years का टाइम गैप है। इन दैट केस वी शैल बी यूजिंग, रिक्वायरमेंट दोनों के लिए सेम है कि विच वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट। हमने कहा खरीदने की डेट और एम्प्लॉय को देने की डेट में 6 साल से कम का अरसा है, इन दैट केस वी हैव टू यूज अ कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट, और इसकी बेस पे एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट होना चाहिए। ये अमाउंट यहाँ पे प्लेस की जाएगी। कोई इंप्रूवमेंट दी नहीं गई, सिर्फ कॉस्ट दी गई है 125,000, इंप्रूवमेंट आपको नील बताई गई है, तो 125,000 इस फॉर्मूला में यूज होना चाहिए। इस सिचुएशन में अगर कोई मार्केट वैल्यू गिवन भी थी तो हमने इसको इग्नोर किया। उसका रीजन क्या था कि खरीदने और एम्प्लॉय को देने की डेट में जो टाइम गैप है वो 6 साल से कम का है। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं, प्रॉपर्टी परचेज्ड ऑन जैन 11 फॉर 125, यस इट इज मोर देन 75,000, कॉन्सेप्चुअली एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी की परचेज वैल्यू 75,000 पाउंड से ज्यादा है। ये खरीदेगी जैन 11 में और खरीदने के टाइम गैप चेक कर लो, जुलाई 19 में दी गई, यानी कि मोर देन 6 years, खरीदने के 6 साल गुजरने के बाद एम्प्लॉय को रहने के लिए दी गई। और जब ये एम्प्लॉय को रहने के लिए दी गई उस दिन की मार्केट वैल्यू थी 195। अब 6 साल से ज्यादा का अरसा, इन दैट केस वी शैल बी यूजिंग द मार्केट वैल्यू इन अबव कैलकुलेशन। तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट वैल्यू में हम देखें तो वो दैट इज 195,000। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। हमने कहा कि भाई अकोमोडेशन बेनिफिट की कैलकुलेशन में सबसे पहला काम चेक करो क्या ये एक रेंटेड प्रॉपर्टी है। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो हायर ऑफ ले लो, वो आपका बेनिफिट होगा। और अगर एक ओन्ड प्रॉपर्टी, तो ओन्ड प्रॉपर्टी की सिचुएशन में एक बेनिफिट तो हमेशा आएगा, दैट इज अकोमोडेशन बेनिफिट, और उसकी एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी। और साथ में एक और एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट शायद कैलकुलेट हो जब एम्प्लॉयर ने वो प्रॉपर्टी 75,000 से ज्यादा की खरीदी होगी, तो एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट भी कैलकुलेट होगा। फिर हमने यहाँ पे कहा कि अगर एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट होना है तो उसका तरीकेकार क्या होगा। एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए हमने कहा कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में से 75,000 माइनस करेंगे, फिर एक डिफरेंशियल अमाउंट आ जाएगा, इस डिफरेंशियल अमाउंट पे हम ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मंथ ऑफ पोर्शन कर देंगे। इस अमाउंट पे आपने एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? 2.25% को मल्टीप्लाई करवा के, और कितने मंथ के लिए, जितने मंथ के लिए अकोमोडेशन एम्प्लॉय को रहने के लिए पूरे साल में मिली होगी। इन तमाम बातों की बेस पे हम एक क्विकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज है, देखो ये सारे के सारे ना एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ अकोमोडेशन है। जिस घर में आप रह रहे हो, रहने के साथ साथ एम्प्लॉयर आपका बिजली का बिल भी पे कर रहा है, आपको जनरेटर भी लगा के दिया हुआ है, आपको काम वाला भी काम वाले रख के दिया हुआ है,
ये तमाम के तमाम एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ अकोमोडेशन है। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, जनरेटर फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, काउंसिल टैक्स, वाटर चार्जेस, हीटिंग, लाइटिंग, क्लीनिंग, ऑल दीज आर एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ अकोमोडेशन। जिस तरह कार के एंसिलरी बेनिफिट्स होते हैं, इस तरह अकोमोडेशन के भी एंसिलरी बेनिफिट्स हैं। कार के एंसिलरी बेनिफिट एग्जम्प्ट होते हैं सिवाय एक के, ड्राइवर के। बाकी तमाम तरह के एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन याद रखना एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के एंसिलरी बेनिफिट एग्जाम नहीं होते हैं। अकोमोडेशन के एंसिलरी बेनिफिट्स टैक्सेबल होते हैं। यूटिलिटी बिल्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, जनरेटर फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, काउंसिल, वाटर चार्जेस, ऑल दीज आर एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार। और अगर आपका एम्प्लॉयर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है तो ऑल दीज आर टैक्सेबल। और इसको टैक्सेबल, उस बेनिफिट की अमाउंट कैलकुलेट करने, टैक्सेबल बेनिफिट तो है लेकिन इस बेनिफिट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, बल्कि आपके एम्प्लॉयर ने जितना खर्चा किया होगा वो अमाउंट डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड हो जाएगी। आई रिपीट, अगर इनमें से कोई भी एंसिलरी बेनिफिट ऑफ अकोमोडेशन आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है अकोमोडेशन से रिलेटेड, तो आपकी जात के लिए एक टैक्सेबल बेनिफिट है। और इस टैक्सेबल बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग तरीकेकार नहीं है, बल्कि जितना आपके एम्प्लॉयर ने खर्चा किया होगा वो आपके लिए बेनिफिट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड रिपेयर, मेंटेनेंस, काउंसिल टैक्स, आपके एम्प्लॉयर ने इन तीनों को मिलाकर खर्चा किया 7,000। तो जो भी आपकी कॉस्ट एम्प्लॉयर है 7,000, सो दैट 7,000 वुड बी एडेड टू योर एम्प्लॉयमेंट इनकम एज टैक्सेबल बेनिफिट अंडर द हेडिंग ऑफ एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ अकोमोडेशन। अब आगे बात करें, एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कैलकुलेट अकोमोडेशन बेनिफिट। और इसमें कह रहे हैं कि जेम्स अ सेल्स मैनेजर ऑक्युपाइज अ फ्लैट ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी अकोमोडेशन है जो एम्प्लॉयर ओन्ड अकोमोडेशन है, यानी कि ये वाली कैटेगरी की बात हो रही है। इस कैटेगरी में एक बेनिफिट हमेशा आता है, तो मैं सबसे पहले कैटेगरी लिखता हूं। मैंने कहा ई आर, एम्प्लॉयर की ओन्ड प्रॉपर्टी है। एम्प्लॉयर ओन्ड प्रॉपर्टी की सिचुएशन में करना क्या क्या होता है, एक बेनिफिट तो हमेशा आता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। अकोमोडेशन बेनिफिट एनुअल वैल्यू ली जाएगी। मैंने लिखा ए बी स्टैंड्स फॉर अकोमोडेशन बेनिफिट, और अकोमोडेशन बेनिफिट वुड बी द एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू नॉर्मली क्वेश्चन में दी गई होती है, ये दी गई है, इट्स एनुअल वैल्यू इज 4,000। तो मैंने ये अमाउंट यहां पे लिख दी। हमने कहा दूसरा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, एक तो खरीदी गई हो, यस खरीदी भी तो है, ऑन प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर की। अब 75,000 से ज्यादा की खरीदी हो, तो देखो आपके एम्प्लॉयर ने ये वाला फ्लैट 2014 में खरीदा था, और 2014 में खरीदा था 1,20,000 का। तो जब ये खरीदा था तो खरीदते वक्त इसकी वैल्यू 75,000 से ज्यादा थी, इसलिए हमने कहा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट भी कैलकुलेट होना चाहिए। अब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू -75 करना है, फिर एक डिफरेंशियल अमाउंट आएगा, उस डिफरेंशियल अमाउंट पे 2.25% लगाना है, और इसको मंथ पोर्शन करना है। मंथ्स के बारे में कुछ नहीं मेंशन हो तो हम सिंपली पूरे 12 मंथ्स का अमाउंट ले लेंगे, तो पूरे 12 मंथ्स का फ्रैक्शन ले लेंगे। कहता फ्लैट वाज परचेज इन 2014 एंड गिवन टू जेम्स सिंस दैट डेट। जिस साल में ये खरीदा गया उसी साल में ये एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया गया, यानी कि खरीदने और एम्प्लॉय को देने का टाइम गैप 6 साल से कम है। अगर ये 6 साल से कम है तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट लेना चाहिए। कॉस्ट दी गई है 120,000, इंप्रूवमेंट नहीं दी गई तो ठीक है छोड़ दें। तो कॉस्ट प्लस इंप्रूवमेंट यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंगली मैंने 120,000 -75,000, डिफरेंशियल अमाउंट मेरे पास आ रहा है विच इज 45,000। इस 45,000 पे वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट। 45,000 का 2.25% ये आ गया 1012 मंथ पोर्शन, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम छोड़ देंगे। ये दो अमाउंट कैलकुलेट हो गई, और लास्ट में ये देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है। कह रहे कि जेम्स जो कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय पेज एम्प्लॉयर 500 पर एनम, पीए स्टैंड्स फॉर पर एनम, फॉर द यूज ऑफ द फ्लैट। इसने फ्लैट यूज करने के बदले में कुछ रीइंबर्समेंट की, तो हमने कहा एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट अगेंस्ट प्राइवेट यूज ऑफ अकोमोडेशन। ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है वही मैं माइनस करवा रहा हूं। एम्प्लॉयर रिइंबर्समेंट अगेंस्ट प्राइवेट यूज ऑफ अकोमोडेशन पूरे साल के अमाउंट है 500 पर एनम। अगर ये मंथली बेसिस पे दी होती तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स करता, लेकिन ये पर एनम के अमाउंट डायरेक्टली माइनस की। तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद वी आर गेटिंग द नेट अकोमोडेशन बेनिफिट। सो 4,000 प्लस 1012 माइनस 500,
सो नेट अकोमोडेशन बेनिफिट इज कैलकुलेटेड एज 4512। तो ये नेट अकोमोडेशन बेनिफिट आपके पास आ गया। होप के यहां तक सबको सब बातें क्लियर होंगी, राइट? अच्छा, हमने डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स पढ़ लिए। कार बेनिफिट टैक्सेबल बेनिफिट है, फ्यूल बेनिफिट टैक्सेबल बेनिफिट है, एंसिलरी बेनिफिट्स ऑफ कार एग्जम्प्ट है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वैन बेनिफिट, फिर वैन फ्यूल बेनिफिट, और उसके बाद हमने पढ़ा अकोमोडेशन बेनिफिट और एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं साथ साथ में हमने इसकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में वो तमाम चीजें कवर अप हो रही हैं जो अभी तक हमने कॉन्सेप्चुअली सीखी हैं। तो ये क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करना है और इसी क्वेश्चन से हम अपनी नेक्स्ट क्लास की डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन को आपने अपने तौर पे खुद अटेम्प्ट करना है, इनकम टैक्स लायबिलिटी तक जाना है, और इसी क्वेश्चन की बेस पे हम अपना नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट लेंगे। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको अपने तौर पे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बेशक आपका पूरा गलत ही क्यों ना जाए, लेकिन आपने अपनी एक कोशिश, अपनी एक ट्राई जरूर करनी है प्लीज। यही तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।